दोस्तों, एक लड़का अपनी प्रेमिका को अपने घर पर बुलाता है और उसको चेयर पर बैठाकर उससे कहता है कि आंखें बंद करो। और जैसे ही प्रेमिका उसकी आंखें बंद करती है, तभी उसके सर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर देता है और फिर उसके बदले वो अपनी माँ का भी कत्ल करता है उसी हथौड़े से। दोस्तों, अपने एक छोटे भाई 13 साल के भाई का भी कत्ल करता है और फिर उससे पहले वो अपने चाचा चाची और अम्मा का कत्ल करके आया था। दोस्तों, जब वो अपने भाई जिससे वो बेहतर प्यार करता है और उसका कत्ल करता है और फिर उसको 500 रुपए उसके ऊपर डाल देता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से कि उसने अपने पूरे परिवार का कत्ल उस हथौड़े से क्यों किया। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिए और जानिए किस कारण उसने अपनी प्रेमिका, माँ, भाई और चाचा चाची और दादी का कत्ल किया, हत्या की उस हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार की आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है केरल का एक जिला है, तिरुवनंतपुरम जिला है और उसी का एक थाना लगता है, बेजालमूड़ो थाना लगता है। और दोस्तों, करीब 24 फरवरी 2025 समय होता है शाम के 8 बजे का। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अफान होता है वो थाना पहुंचता है और थाने में पहुंचकर थाने सिपाही से कहता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। तो वो जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है, किस वजह से तुम उनसे मिलना चाहते हो। तभी अफ़ान कहता है कि मैं अपने परिवार का कत्ल करके आया हूँ, हत्या करके आया हूँ, 6 लोगों की हत्या करके आया हूँ, मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। तो जब वो जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है या पागल हो या फिर दारू पी के आए हो? तुम्हें जेल जाने का शौक है या फिर तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है? दोस्तों, फिर अफ़्फ़ान कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। मुझे तुम अपने बड़े साहब से मिलने दो, जो थानेदार साहब हैं उनसे मुझे मिलने दो। तब जो सिपाही होता है वो कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। उसके बाद जो अफ़्फ़ान है वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी प्रेमिका, अपनी माँ और भाई और चाचा-चाची और अम्मा जो दादी हैं उनकी हत्या करके आया हूँ। तभी जो सिपाही होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता उसका हाथ पकड़कर तभी अंदर की तरफ ले जाता है थाने में और जो बड़े साहब होते हैं, थानेदार साहब, उनसे मिलवाता है। तब थानेदार साहब कहते हैं कि हाँ, बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारे साथ कुछ परेशानी है? लूट-पाट हुई है या कोई दिक्कत है? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? तब अफ़्फ़ान कहता है कि नहीं साहब, मुझे अपने आप को सरेंडर करना है, मैंने अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या की है। और जैसे ही थानेदार साहब उसकी ये बात सुनते हैं, तभी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनसे कहते हैं कि जीप इस लड़के को जीप में बैठाओ और जहाँ भी ये ले जाना चाहता है, जो ये कह रहा है, वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या ये सच कह रहा है। और जैसे ही वो उसको जीप में बैठाया जाता है और भी पुलिस कर्मचारी उनके साथ चलते हैं, पुलिस का जो काफ़ी पुलिस कर्मचारी उस जीप में बैठ जाते हैं और थानेदार साहब खुद चलकर वहाँ उसके गाँव पहुँचते हैं, जो कुछ ही दूरी पर होता है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है। तब वहाँ पर पहुँचकर एक छोटी-सी गली होती है, जीप को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और वो छोटी-सी गली के द्वारा उस अंदर अपने घर तक ले जाता है और जैसे ही घर में प्रवेश होता है और जब दरवाज़ा खोला जाता है कमरे का, तब उसकी जो प्रेमिका है, वो कुर्सी पर बैठी हुई होती है और उसका जो सर है, वो फटा हुआ होता है, उसका जो दिमाग है, मग वो भी उसके भी कई टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही उस यह सब देखा जाता है तो थानेदार साहब कहते हैं कि इसको पकड़ लो, कभी ये भाग ना जाए। और फिर उससे पूछा जाता है कि और बाकी कहाँ पर हैं? तुम तो कह रहे थे कि 6 हैं, 6 लोगों की हत्या की है। उसके बाद वो दूसरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसकी माँ होती है और उसकी माँ तड़प रही थी, उसकी कुछ साँसें चल रही थी और उसी के पास में एक लड़का था जिसका नाम होता है एहसान। उसकी उम्र करीब 13 साल होती है दोस्तों।
वो कहता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई है जिसकी मैंने हत्या की है। और उसकी जो माँ है उसकी साँसें चल रही थी, तभी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि और बाकी कहाँ पर हैं? तो तब वो कहता है कि उनके लिए तुम्हें यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तब उसको जीप में बैठाया जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा के घर ले जाता है और वहाँ पर जाकर जब देखते हैं, तो उसके चाचा और चाची भी वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनको फिर उससे पूछा जाता है कि और जो तुम कह रहे थे कि दादी, तो वो कहता है कि वो भी यहीं पर है और उस दादी अलग रहती हैं। तो उनको जब वहाँ पर ले जाया जाता है तो उसकी दादी वहीं पर मृतक पड़ी हुई थी। दोस्तों, जो डेड बॉडी होती हैं 5, उसकी प्रेमिका, उसका भाई, चाचा-चाची और जो दादी, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसकी जो अम्मी होती हैं, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, उनका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, तब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो कुछ बोलता नहीं है, बताता नहीं है और जब उसको पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तब वो जो कहानी बताता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, वो कहता है, अफ़गान कहता है कि अब से कुछ सालों पहले मेरे जो अब्बू हैं, पिता हैं, वो मुझको गल्फ कंट्री लेकर गए थे कि वहाँ से पैसा कमा कर लाएँगे। तो यहाँ से उन्होंने उधार लिया और वहाँ पर जाकर हमने एक अपनी स्पेयर पार्ट की जो दुकान खोली और कुछ दिनों तक वो सही चलती रही और जो कमाई होती रही, वो कमाई हम अपने जो चाचा दादी हैं और चाचा हैं, उनके खाते में डाल देते थे और जो कर्ज़ा लिया हुआ था, वो उसको उतार देते। तो दोस्तों, फिर वो कहता है कि फिर हमारी दुकान जो है वो धीरे-धीरे ठप होने लगी और जब वो बिल्कुल ठप हो गई तो हमारे जो अब्बू हैं उनके साथ मैं अपना वापस आ गया। और यहाँ पर आते ही जो मेरे पिता हैं वो यहाँ से घर छोड़कर चले गए और हमने उनको काफ़ी ढूँढने की कोशिश की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाता है। और फिर उसके बाद जो कर्ज़दार होते हैं वो मेरे ऊपर रोज़-रोज़ तगादा करते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद जब रोज़-रोज़ वो मेरे ऊपर तगादा करते हैं पैसों के लिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ और उसके बाद जो मेरे चाचा हैं वो भी इधर-उधर की बातें बनाते और मुझे कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। एक दिन मैं अपने चाचा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जिससे कि मैं अपने जो कर्ज़ है मेरे ऊपर वो उसे उतार दूँ। तो मेरे चाचा ने मुझे और काफ़ी उल्टी-सीधी बातें सुना दी, पैसे तो दिए नहीं और मुझे काफ़ी बुरा-भला कहकर मुझे वहाँ से विदा कर दिया। उसके बाद जब मैं घर पर आता हूँ तो मेरी अम्मी भी रोज़ यही कहती कि कमा-धमा कुछ कुछ काम कर ले, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद मैं 24 फरवरी सुबह 10 बजे के करीब उठता हूँ, तब मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था और उसके बाद मैं एक हथौड़ा खरीद कर लाता हूँ और जो मेरी प्रेमिका है, उसने भी मेरे ऊपर दबाव बना रखा था कि जल्दी से जल्द मेरे से शादी कर लो और फिर मैं चारों तरफ से परेशान हो जाता हूँ। उधर घर चलाऊँ या फिर जो मेरे ऊपर कर्ज़ा है, उसको उतारूँ या फिर जो प्रेमिका मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, उससे शादी करूँ। मैं तीनों तरफ से परेशान हो जाता हूँ, कर्ज़दार भी मेरे ऊपर रोज़ दबाव बनाते। मैं क्या करता? उसके बाद मेरे दिमाग में एक फितूर चढ़ जाता है और उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से एक हथौड़ा खरीद कर लाता हूँ और हथौड़ा खरीदने के बाद मैं अपने चाचा के यहाँ पर जाता हूँ और चाचा के यहाँ पर जाकर उनसे बातें करता हूँ और फिर उनके ऊपर हथौड़े से वार कर देता हूँ और जैसे ही उनकी चीख निकलती है तभी जो मेरी चाची हैं वो रसोई में कुछ काम कर रही थी, चाय वगैरह बना रही थी और जैसे ही वो वहाँ पर आती हैं और मैं उनके पास जाकर उनके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला कर देता हूँ हथौड़े से। उसके बाद मैं अपनी दादी के पास जाता हूँ, उनके पास जाकर बैठता हूँ और उनसे कुछ बातें करता हूँ और बातें करने के बाद उनके ऊपर भी मैं हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करके उनके भी सिर को फाड़ देता हूँ और फिर अपने बाइक पर बैठकर मैं अपने घर पर आता हूँ और घर पर आने के बाद मैं अपनी अम्मी के सर पर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। उनको कैंसर भी था और शुगर भी था और काफ़ी बीमारियों से वो पीड़ित चल रही थी। उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, आखिर मैं क्या करता? और फिर मैं उनकी भी हत्या कर देता हूँ और जैसे ही चीख की आवाज़ सुनकर मेरा जो भाई है एहसान, वो आता है तो मैं उसके ऊपर भी हथौड़े से वार कर देता हूँ और उसकी भी हत्या कर देता हूँ और फिर उसके मैं 500 के
नोट डालता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई से इतना प्यार करता था और जी-जान से मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं अपने भाई का भी कत्ल कर देता हूँ, उसकी भी हत्या कर देता हूँ। तभी उसके बाद मेरी जो प्रेमिका है, उसका फ़ोन मेरे पर आता है और मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तो वो सोचती होगी कि हाँ, जो जो विदेश से आए हैं तो कुछ लेकर आए होंगे, तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो तैयार होकर बुर्का वगैरह पहन कर आती है और मैं उससे कहता हूँ कि इस चेयर पर बैठ जाओ और अपनी आँखें बंद कर लो। और जैसे ही वो आँखें बंद करती है, तब मैं उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करके हथौड़े से उसकी भी हत्या कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही पुलिस कर्मचारी, पुलिस था प्रशासन इसकी सारी कहानी को सुनते हैं, पूरी घटना को सुनते हैं, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और जब पुलिस पूछताछ करती है और लोगों से क्या पता इसने पूरी सच्चाई ना बताई हो, तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, जाँच करती है, तो जाँच में पता चलता है कि जो अफ़गान है, वो ड्रग्स, शराब, सिगरेट आदि बहुत नशा करता है। और उसके बाद और पुलिस को जो पता चलता है, तो उसमें पड़ोसी से पूछताछ की जाती है, तो सब यही कहते हैं कि अफ़गान तो बहुत ही अच्छा लड़का है, कभी किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करता और अपने भाई एहसान से वो इतनी मोहब्बत करता कि उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता और वो अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, फिर पुलिस को पता चलता है कि जब अफ़गान अपने चाचा-चाची का कत्ल करके आ रहा था, तब उससे रास्ते में उसके एक दोस्त मिलता है, तो दोस्त पूछता है कि कहाँ जा रहा है? तब वो कहता है कि एक ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, तब तेरे से बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ तेरे पास। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपने तरीके से जाँच करती है और अफ़गान को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। दोस्तों, इंसान के ज़िंदगी में हर एक मोड़ आता है, हर कोई परेशानी आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उससे पीछे हट जाओ या फिर कोई गलत कदम उठा लो। ज़िंदगी नशे से ज़िंदगी खराब होती है। नशे से इंसान क्या से क्या कर बैठता है और जो अफ़ीम, ड्रग्स, गांजा वग़ैरह जो नशे हैं, इनसे लोग इंसान के दिमाग का संतुलन भी बिगड़ जाता है और वो क्या से क्या कर बैठते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इससे सीख यही मिलती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है, तो उसमें लड़ो, उसका डटकर सामना करो। ये नहीं कि तुम कोई गलत कदम उठा लो, जैसे कि अफ़्फ़ान ने कोई कदम उठाया और उसकी वजह से उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और फिर बाद में अपने आप को भी उसने सरेंडर कर दिया, जेल में जाना पड़ा। उसकी भी ज़िंदगी खराब हो गई और अपने पूरे परिवार को उसने अपने से अलग कर दिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी का नाम है। इसलिए ज़िंदगी में जब भी कोई उतार-चढ़ाव आए, तो उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उससे पीछे हट जाना चाहिए और कोई गलत कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ आपको इसी प्रकार क्राइम से रूबरू कराता हूँ। तो नमस्कार, जय श्री श्याम।